हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग अति संभावित जीके, स्टैटिक जीके और रीजनिंग के पूरे 150 सवालों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एसएससी के एग्जामों में ये सवाल बार बार आए हैं। और आगामी जो 27 अप्रैल से एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हो रहे हैं और इस पेपर में भी ये सारे प्रश्न आप सभी को देखने को मिल रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बेहतरीन सवाल होने वाले हैं एसएससी एग्जाम के लिए, वो प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग जीडी एग्जाम के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो समझिए, ये क्लास रामबाण साबित होने वाले हैं और इस क्लास से आपको ये भी पता चलने वाले कि आपके पेपर में जीके, स्टैटिक जीके और रीजनिंग से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि साथ ही पिछले 4 से 5 सालों में जिस तरह से जीडी के एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, उसी के सारे प्रश्नों का निचोड़ आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इन 150 सवालों के माध्यम से करने वाले हैं। यदि आप अपने एग्जाम से पहले 150 सवाल को तैयार कर लेते हैं तो समझिए कि जीके में जो 20 सवाल आप सभी से पूछा जाएगा, आप आराम से 19 से 20 सवाल सही करने वाले हैं और सवालों का लेवल भी आप सभी को पता होने वाले हैं इन 150 सवालों से। तो साथियों, हम आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि कम समय में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चनों को देखेंगे इस क्लास में। तो आप पूरे 150 के 50 सवाल को तैयार कर लीजिए इस क्लास में, यदि आप सभी को इस बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये क्लास बना है भाई, खासकर आपकी जीडी एग्जाम के लिए। क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, आज से केवल 10 दिन का समय बाकी है। तो इसी 10 दिन में जितना हो सके हमें अधिक से अधिक सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको तैयार करना है। तो सबसे बेहतरीन सवाल जो होगा वो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। तो इसलिए हम आप सभी को यही टारगेट दे रहे हैं कि आप पूरे 150 के 50 सवाल तैयार कर लीजिए भाई, ठीक है। तो 27 अप्रैल हमारा टारगेट होने वाला है। डेली हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो आज की इस क्लास में रामबाण पूरे 150 प्रश्नों को देखने वाले भाई। टाइम को हम लोग थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे। 150 सवाल है तो हम कम समय में हो सकेगा तो इस क्लास को खत्म करने का प्रयास करेंगे। बस आपका साथ चाहिए, साथ मत छोड़िएगा भाई। आपकी एग्जाम तक हम साथ देंगे, बस आपको अच्छे से अपनी तैयारी को रखना है, ठीक है। इस क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वो ब्रह्मपुत्र है। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी? किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की? 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की थी? तो शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा की शक्ति प्रदान की। तो ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान 96 नंबर का था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने 297 और 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे एग्जाम के लिए। तो वो कौन सा शासक था जो कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी भी था, जिसने 297 और 273 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया था? तो बिंदुसार था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जीडी के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। तो भाई पहले तो ये सिलेक्शन वाले प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि एसएससी के नए पैटर्न पे आप सभी को हम पूरा जीके जीएस कंप्लीट दे रहे हैं भाई। इसमें स्टैटिक जीके का अलग से आप सभी को हम क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। इंग्लिश प्लस हिंदी के सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ मिलने वाला है। करंट अफेयर पूरा 1 साल का आप सभी को इस पीडीएफ मिलेगा। रीजनिंग पूरा चैप्टर वाइज डिटेल के साथ हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैथ्स के भी सारे क्वेश्चन
चैप्टर वाइज डिटेल सोल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। तो साथियों देखिए, समय ज़्यादा नहीं है, यदि आपके पास 10 मिनट का भी समय कभी मिल जाता है तो आप अपने मोबाइल में इस PDF को खोलकर जो भी आपको लगे कि मेरा ये चैप्टर, मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो आप देख सकते हैं। ये फ़ायदा होने वाला है इस PDF से। आप इस PDF को डाउनलोड करके आप निकलवा भी सकते हैं भाई, आप फाइल के माध्यम से इसको पढ़ भी सकते हैं अच्छी तरीके से। तो दोस्त मेरे समय नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको इस PDF मिलेगा। तो मिलेगा आपको कैसे ये PDF, नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करके अपने पास मंगाना। लेकिन भाई ये स्पेशल ऑफर आपके एग्जाम तक मात्र 50 रुपीज़ है। टीम से हमने भाई देखिए बात किया है, सबसे कम यही 50 रुपीज़ लगा, तो यही आपके लिए भाई प्राइस हमने रखा है। ठीक है मेरे दोस्त, मात्र 50 रुपीज़ में ये सारे क्वेश्चन आपके पास होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए ये रामबाण प्रश्न होने वाले हैं 4 से 5 सब्जेक्ट का। ठीक है, तो जल्दी कर भाई इसे अपने पास मंगाकर तैयारी स्टार्ट करिए। कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख राग हैं? कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख राग हैं? तो 72 प्रमुख राग हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से किसे भारत का इस्पात शहर कहा जाता है? साथियों भारत का इस्पात शहर किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान से नाम से प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? 1849 में की गई। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है? तो अनुच्छेद 351 में इसका वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, पाइका निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पाइका किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भाई? तो ये झारखंड राज्य का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, चौरी चौरा में हुई हिंसा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बताइए। चौरी चौरा में हुई हिंसा घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो इस टाइम में चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो साथियों जनवरी 2025 में ही पुलिस बल यानी जो CRPF का नया महानिदेशक वो किसे नियुक्त किया गया था? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, नई और चयनित कविताओं के लिए 2025 पुलित्जर फॉर पोएट्री किसे प्रदान किया गया? नई और चयनित कविताओं के लिए 2025 पुलित्जर फॉर पोएट्री किसे प्रदान किया गया? तो मैरी होबे को यह प्रदान किया गया पुरस्कार। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 तीसरे के अंतर्गत राज्य मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 तीसरे के अंतर्गत राज्य मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का राज्यपाल। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों गठन के अधिकार को मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में मान्यता दी? किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों गठन के अधिकारों को मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में मान्यता दी? तो 97वां संशोधन अधिनियम ने। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों भारतीय औद्योगिक जो वित्त निगम है जो IFCI है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1948 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, विलंबित और द्रुत निम्नलिखित में से किस गायन शैली के 2 प्रकार हैं? विलंबित और द्रुत किस गायन शैली के 2 प्रकार हैं? तो ख्याल के। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को राइट आंसर क्या बनेगा? 2025 में लॉन्च किए गए NVS-02 उपग्रह का उद्देश्य किस भारतीय सिस्टम को परिवर्धित करना है? 2025 में लॉन्च किए गए NVS-02 उपग्रह का उद्देश्य किस भारतीय सिस्टम को परिवर्धित करना था भाई?
तो NaVLC को, यानी NaVLC को, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसने जीता भाई? यूएन का जो सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसने जीत लिया था? तो माधव गॉडगिल ने जीता, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए। ओके, किस ड्रामा को वर्ष 2025 से पुलित्जर पुरस्कार मिला था? किस ड्रामा को वर्ष 2025 का पुलित्जर पुरस्कार मिला था? तो पर्पज को, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया? किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया? तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कब बना था? भाई ये करंट का सवाल है, बताइए अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर एनडीबी का सदस्य कब बना? तो ये मई 2025 में बना था, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 24 नंबर को। सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती की साक्ष्य किस स्थान में मिले? सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान में मिले? तो मेहरगढ़ में, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? अप्रैल 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी CZA ने भारत के किस शहर के पहले हिरण पार्क को मंजूरी दी? अप्रैल 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत के किस शहर के पहले हिरण पार्क को मंजूरी दी? तो नोएडा शहर को, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली प्राय प्रसिद्ध गीत रूप ठुमरी के साथ की जाती है? कौन सी नृत्य शैली प्राय प्रसिद्ध गीत रूप ठुमरी के साथ की जाती है? सही बताएंगे तो कथक, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। नारकोंडम द्वीप कहाँ स्थित है? जो नारकोंडम आइलैंड है ये कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान सागर में स्थित है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था? अमरावती स्तूप का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो सातवाहन वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह में से कौन सा 1957 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था? सभी बताएंगे। तो इन जनजातीय विद्रोहों में से कौन सा 1957 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था? तो भाई बिरसा मुंडा विद्रोह ये नहीं हुआ था। ये कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1899 से 1900 के बीच में हुआ था ये। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिम से पूर्व तक कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर की है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिम से पूर्व तक की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर में है? तो 2400 किलोमीटर है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार प्रधानमंत्री से किसी कार्यकारी अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है? भारत का राष्ट्रपति कितनी बार प्रधानमंत्री से किसी कार्यकारी अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है? तो केवल एक बार भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। 2025 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड $99.2 बिलियन हो गया? 2025 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 99.2 बिलियन भाई डॉलर हो गया? बताएंगे आप सभी लोग। तो चीन देश के साथ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद सूचीबद्ध है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद सूचीबद्ध है? तो पूरे 29 है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 34 नंबर को। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? तो पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई आप सभी को पूरे 150 के 150 प्रश्न तैयार करना इस सेशन से, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है भाई। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था?
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1861 में पारित किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, निम्नलिखित में से किसने ओपन 2025 में प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन पीएसए कॉपर इवेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो किसने ओपन 2025 में प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कॉपर इवेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया था? तो दोस्त मेरे याद रखिए, करीम एल टॉर्की ने जीता था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, आईएमएफ की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक हेडलाइंस मुद्रास्फीति दर क्या है? आईएमएफ की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित जो वैश्विक हेडलाइंस मुद्रास्फीति दर की बात करें तो 4.2% का है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों, असम केसरी की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? तो अंबिका गिरी राय चौधरी को किया गया। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, 2025 में एम्स दिल्ली में बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम सृजनम का उद्घाटन किसने किया? 2025 में एम्स दिल्ली में बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम सृजनम का उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की नियुक्ति किस निकाय की सलाह पर करते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं भाई। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया? 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया था? तो वस्तु एवं सेवा कर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेशत्री शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था? मौर्य साम्राज्य के दौरान जो प्रदेशत्री शब्द है ये किस अधिकारी के लिए प्रयोग किए जाते थे? तो अपराधियों के दमन के लिए, जिम्मेदार अधिकारी के लिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों में खोखले स्तंभ में वायु फूंककर ध्वनि उत्पन्न की जाती है? तो साथियों, किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों में खोखले स्तंभ में वायु फूंककर ध्वनि उत्पन्न की जाती है? तो भाई सुशीर वाद्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड कॉलर ऑफ द तिमोर लेस्ते सम्मानित किया गया था? साथियों, अगस्त 2024 में किसे ग्रैंड कॉलर ऑफ द तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया था? तो द्रौपदी मुर्मू जी को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, भारत की जनगणना आंकड़ों के अनुसार 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया था? साथियों, भारत की जनगणना आंकड़ों के अनुसार 2011 में किस राज्य में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया था? तो गोवा राज्य में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, फरवरी 2025 में कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के गृह अध्यक्ष बने थे, यानी सेबी के? बताइए। फरवरी 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के गृह अध्यक्ष बने थे, तो तुहिन कांत पांडे बने थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2024 कोप 16 फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में संपन्न हुआ? बताइए। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2024 कोप 16 फरवरी 2025 में किस देश में संपन्न हुआ था? तो ये इटली देश में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भीलसा विदिशा के अभियान से जुड़ा था? बताइए। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भीलसा के अभियान से जुड़ा था? तो अलाउद्दीन खिलजी जुड़ा था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह तक फैला हुआ है? साथियों, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये किस भारतीय राज्य के समूह तक फैला हुआ है? तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक फैला हुआ है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को,
भारत में MSME मंत्रालय ये किस तारीख को MSME दिवस मनाता है, बताएंगे आप लोग। तो 27 जून को, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। किसके अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है? तो किसके अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन यानी फीटस बन जाता है? तो भ्रूण के अंगों में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितने परसेंटेज का है? तो 16.68% का है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? तो साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? क्योंकि भाई इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, इसलिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? तो साथियों, पुष्प का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? तो भाई स्त्री केसर है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में चौथा स्थान प्राप्त किया? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो गोवा राज्य भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। तो दोस्त मेरे ये तो रीजनिंग का सवाल आ गया। रीजनिंग का एक भी सवाल आप सभी से गलती नहीं होना चाहिए भाई, सारे सवाल को आप हल करेंगे। एक निश्चित गुण भाषा में गुड मॉर्निंग ऑल को CXFGZQ के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट को ZQNRVK के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में ऑल को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? तो इसमें ऑल का कोड पूछा है, तो सिंगल पूछे तो कॉमन चेक करिए। पहले वाले में देखिए गुड मॉर्निंग ऑल, ऑल इसमें भी दिया है। दूसरे का वाला देखिए ऑल स्टूडेंट, यानी दोनों में ऑल कॉमन है, तो इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में भी कोई न कोई दो ऐसे होंगे कॉमन मिलेगा। कोड में चेक करिए, देखिए पहले वाला कोड में ZQ है, दूसरे के वाले में भी ZQ है, तो ऑल का कोड क्या हो जाएगा? ZQ हो जाएगा। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, जब भी सिंगल पूछे तो कॉमन चेक करना है। यदि कॉमन मिल गया तो उनके कोड में भी कोई ना कोई आपको कॉमन मिलेगा, जिस तरह से ऑल भाई मिला था। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या बनेगा? यदि संख्या 2, 6, 4, 5, 7, 8, 3 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग क्या होगा? तो दोस्त मेरे जैसे नंबर है 2, 6, 4, 5, 7, 8, 3, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है भाई। देखिए 5 एक विषम संख्या 2 जोड़ना है, 7 भी विषम अंक 2 जोड़ना है, 3 भी एक विषम संख्या 2 जोड़ना है, प्रत्येक सम अंक में 1 घटाना है, यानी जितने भी सम अंक है इसमें घटा दीजिए भाई। तो इस प्रकार बनी नई संख्या, नई संख्या बना लीजिए। 2 में से घटा 1, 6 में से घटा 5, 4 में से घटा 3, 5 2 7, 7 2 9, 8 में से घटा 7, 3 2 5। तो अब देखिए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा और सबसे छोटे अंकों का योग। सबसे बड़ा कौन सा भाई? 9 है। सबसे छोटा कौन है? 1 है। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे बड़ा 9 है ना भाई, सबसे छोटा कौन? 1 ही है, तो इसका योग कितना होगा? 10 ही होगा ना। तो यही सवाल तो पूछा है। क्लियर। किसी प्रकार का डाउट? किसी भी सवाल में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग, डाउट लेकर आप मत चलिएगा भाई। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58, एक निश्चित गुण भाषा में पेड़ को 35-17 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, आर्क को 24-58 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में एक के लिए कूट क्या होगा? हल करेंगे आप सभी दोस्त मेरे। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? जैसे देखिए, अब देखिए ए का कोड पूछा है ना, ए का तो हम कॉमन चेक कर लेते। जैसे देखिए पेड़ में ए है और आर्क में भी ए है, यानी कि ए कॉमन है, तो इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए 5 5, देखिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो इसी प्रकार ए का कोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए?
34 46 58 70, 34 46 58 70। देखिए 34 46 तो प्लस 12 हुआ है, 46 58 प्लस 12, 58 70 प्लस 12, यानी कि 70 में प्लस 12 करेंगे तो कितना आएगा, 82 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 82 में यदि 12 जोड़ेंगे तो 94 आ जाएगा, जो कि प्रश्न में देखिए दिया है। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 82 आंसर आएगा, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या बनेगा। अब इस सवाल का राइट आंसर अब बताइए तो, जैसे पी क्यू आर एस टी यू और भी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। भाई साहब एक गोला मेज है, ठीक है, कितने बैठे हैं भाई केंद्र की तरफ होकर, पी क्यू आर 3 एस टी यू 6 7, 7 लोग बैठे इस बार। एक सेकंड, 7 लोग को बैठाना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग बैठ गए भाई, 5 6 7 लोग बैठ गए। अब उसी तरह एक एक लाइन को पढ़ेंगे हम लोग, एक एक लाइन को कंप्लीट करते भाई। यू जो है वो टी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो दोस्त मेरे ऐसा काम करते हैं, टी के ठीक दाएं पड़ोस में यू बैठा है, तो यू यहाँ बैठ जाएगा भाई, पड़ोस में बैठा है भाई, तो हमें बैठाना पड़ेगा टी के ठीक राइट साइड में, है ना। अब फिर देखिए यू के बाएं से गिनने पर यू और भी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। यू तो ऑलरेडी यहाँ बैठा भाई, देखिए सवाल बोला है कि यू के बाएं से गिनने पर, यानी लेफ्ट में इधर से गिनने पर यू और भी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। तो दोस्त मेरे भी को हम कहाँ बैठा लेते हैं, तो भी को हम यहाँ बैठाते हैं भाई, तभी देखिए यू और भी के बीच में 3 आएंगे, ये बाएं से गिनने पर, दाएं से नहीं बाएं से यू के, दूसरा का लाइन कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद देखिए टी और आर के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, टी ऑलरेडी यहाँ बैठा है तो आर को हम यहाँ बैठा लेते हैं, तब देखिए टी और आर के बीच में 3 लोग आ जाएंगे। क्लियर हुआ भाई, इसमें कोई दिशा नहीं दिया भाई, दायां बाएं नहीं दिया, केवल बोला है कि टी और आर के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। फिर देखिए अगला लाइन देखिए, क्यू जो है वो पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, पी के ठीक दाएं पड़ोस में क्यों बैठा है, तो ऐसा काम करते हैं, पी के ठीक दाएं, तो पी को यहाँ बैठाते हैं, इसके जस्ट राइट साइड में, तो क्यों को बैठा देते हैं, बैठ गया। अब एक पंक्ति खाली है तो इसमें कौन नहीं बैठा अभी, तो इसमें यस नहीं बैठे, तो यस को बैठा दीजिए। सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। सवाल देखिए लास्ट में लाइन पूछा है, लाइन में देखिए पी के बाएं से गिने पर, पी के बाएं गिने पर टी और पी के बीच में कितने लोग बैठे हैं बताइए, पी के बाएं गिनने पर, दोस्त मेरे पी के बाएं गिनने पर टी और पी के बीच में कितने हैं भाई, सभी बताएंगे। देखिए पी के बाएं से गिने भाई 4 लोग बैठे हैं, एक भी बैठा है, एक आर बैठा है, एक यू बैठा है, एक यस बैठा है। यदि दायां पूछता तो भाई टी और पी के बीच में तो केवल क्यों बैठा है, लेकिन दोस्त मेरे पी के बाएं से गिनने पर टी और पी के बीच में देखिए टी यहाँ बैठा है, पी यहाँ बैठा है, तो इसके पी के बाएं साइड से देखिए 4 लोग बैठे, एक यू है, एक यस है, एक आर है, एक भी है, यानी 4 लोग बैठे, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर मेरे दोस्त, ये सवाल कंप्लीट आप सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या बन के आएगा। नीचे दी गई इस अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। चलिए भाई इस सवाल को भी हल करते हैं। जैसे कि बायां आपका अक्षर दिया है, संख्या दिया है, प्रतीक दिया है, बस ये समीकरण आपका दिया है ना, आपको इसको देखना है। आपको लास्ट में देखिए सवाल पूछे उसको पढ़ना है बस। ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, जिनसे प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि इसमें आपसे ये सवाल पूछे ऐसे कितने प्रतीक हैं। मान लीजिए एक प्रतीक है, हैशटैग एक प्रतीक है कि जिनसे प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, मान लीजिए संख्या 4 है, एक संख्या और बाद ठीक एक अन्य प्रतीक यानी कोई और परसेंटेज है। तो इस फॉर्मेट में हमें बताना है भाई, इस श्रृंखला में देखकर, ठीक है। देखिए हम प्रतीक को खोजते हैं भाई। देखिए ये हैशटैग एक प्रतीक है, इसके पहले एक तो संख्या है लेकिन उसके बाद एक हमें और प्रतीक चाहिए, लेकिन इसमें देखिए एक नंबर दिया है, यानी ये वाला नहीं होगा प्रतीक। फिर देखिए अब ये स्टार, स्टार के ठीक पहले देखिए दोस्त एक नंबर है ना। देखिए स्टार के पहले एक नंबर है और उसका देखिए एक आपका ये इसका नाम क्या है, पौंड स्टर्लिंग इसे बोलते हैं, ठीक है। तो एक हमें तो ऐसा प्रतीक मिल गया भाई जिसके पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अन्य प्रतीक मिल गया भाई, ठीक है, ये मिल गया। फिर देखिए अब पौंड स्टर्लिंग को भी देखेंगे। पौंड स्टर्लिंग के पहले तो एक स्टार है भाई, हमें एक नंबर चाहिए। फिर अब देखिए एंड है, ये भी मिल गया भाई,
ये वाला जो है, ये जो एंड ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो इसके पहले देखिए एक 2 संख्या है और उसके बाद एक प्रतीक परसेंटेज है, तो 2 मिल गया भाई। फिर परसेंटेज को देखिए, परसेंटेज के पहले एक प्रतीक, हमें ले भाई नंबर चाहिए। अब देखिए अब ये डॉलर, देखिए डॉलर के पहले भाई एक क्या हो गया भाई परसेंटेज, लेकिन प्रतीक के पहले एक हमें नंबर चाहिए, बाद में एक प्रतीक चाहिए, तो ये होगा नहीं। अब ये प्रतीक देखिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। स्टार के पहले देखिए एक संख्या है, लेकिन उसके बाद एक और प्रतीक 4 है, तो ये होगा नहीं। एट द रेट के पहले एक संख्या 6 है, लेकिन उसके बाद एक फिर संख्या होगी, यानी 2 ऐसे मिले हैं भाई। बताइए 2 ऐसे प्रतीक मिले हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अन्य प्रतीक है, यानी सॉल्व का सी ऑप्शन। एक स्टार मिला है, एक एंड मिला है, आप देख सकते हैं भाई प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त मेरे, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म ग्रुप से संबंधित नहीं है, बताएंगे आप सभी लोग दोस्त। जैसे अब चेक कर लीजिए भाई, 3 ऑप्शन किसी न किसी एक पैटर्न पे समान है, एक अलग है, तो उसी अलग को बताना है। एन टी जे के, तो पहला ऑप्शन उठाइए, एन टी जे के। एन होता 14, जे होता 10, तो इसमें -4 हुआ है, ठीक है। T20 के आपका 11, तो 20 से 9 कर दिया भाई, यानी -9 किया 20 में से। इसमें देखिए -4 -9 का रिलेशन लगा है, ऑप्शन बी चेक करिए, है ना। तो एन देखिए, उसका एन क्यू, इसका रिलेशन एम पी, तो क्यू का जैसे क्यू 17, तो दोस्त मेरे इसका उल्टा क्या होता है, 27 में 17 घटाएंगे 10 के नहीं। अब देखिए क्यू 17 होता है, पी 16, एन 14, एम 13, तो दोस्त मेरे -1 इसमें -1 इसमें हुआ, यानी बी ऑप्शन में तो -1 लगा है। अब तीसरा का ऑप्शन चेक करिए भाई, एफ आई और ई एच। आई देखिए 9, एच 8, तो इसमें -1 हुआ है। एफ होता है 6, ई 5, -1, यानी दोनों बी ऑप्शन और सी में क्या है भाई -1, यानी हमारा पहला ऑप्शन अलग हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें -4 -9 लगा था। क्योंकि भाई देखिए 2 ऑप्शन जब सेम मिल गया तो आप जानते हैं ये भी डी भी ऑप्शन सेम ही मिलेगा -1 का। चेक करिए, जे एम आई एल, देखिए एम 13, एल 12, तो -1, जे 10, आई 9, -1, ठीक। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? दोस्त मेरे डी के आर, एच ओ बी, एल एस जेड, पी डब्ल्यू डी प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा बताइए? इस सवाल का राइट आंसर निकाल के आप बताइए। जैसे देखिए, तो पहले अक्षर का रिलेशन आप केवल निकालिए भाई, आपका आंसर आ जाएगा डी एच एल पी, डी 4, एच 8, एल 12, पी 16। भाई इसमें तो +4 हुआ है, देखिए +4 +4 +4, तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 पे कौन अच्छा रहेगा? टी। 2 ऑप्शन देखिए टी से शुरुआत हुआ है। अब दूसरा का अक्षर हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कैसे? क्योंकि देखिए या तो टी आएगा या तो टी एच आ जाएगा। पहला अक्षर हमारा तो टी आ गया, दूसरा का अक्षर का रिलेशन निकालेंगे तो या तो ए आएगा या तो एच आ जाएगा। देखिए के ओ यस डब्ल्यू, के 11, ओ 15, यस 19, डब्ल्यू 23, 11 से 15 +4, 15 से 19 +4, 19 23 +4, 23 में 4 जोड़ देंगे 27, 27 पे कौन आता है? ए आता है, यानी टी आर्मी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 63 का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 का क्या बनेगा परफेक्ट आंसर? यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। तो बाएं देखिए 993 है, 281, 995, 257, 599 दाएं हैं। इसमें भी लास्ट लाइन में देखिए सवाल क्या पूछा वही डिपेंड करेगा। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? यदि सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या तो 993 है ना। अंक को सबसे छोटी संख्या कौन इसमें से भाई? 281 है। तो देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक कौन सा भाई? इसमें 993 है ना। तीसरे अंक एक सेकंड भाई, तो 993 सबसे बड़ी नहीं है, 995 सबसे बड़ी है भाई। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या 995 का 5 है
अंक को, सबसे छोटी संख्या का, सबसे छोटी संख्या कौन सा भाई, 257 है भाई, ठीक है 257। तो इसके पहले अंक में, पहला अंक इसका देखिए सबसे छोटी का 2 है, इनको जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, 7 होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर मेरे दोस्त, बताइए सवाल को समझिए। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या 995, इसका तीसरा अंक कौन है, 5 है, ठीक है। तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन, 257, 257 के पहले अंक को जोड़ा जाए तो सबसे जो छोटी संख्या 257 है, तो इसका पहला अंक कौन है, 2 है। तो ये जो सबसे बड़ी संख्या का तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, तो 5 और 2 को जोड़िए 7 ही तो आएगा, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर भाई, सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हल करिए मेरे दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर क्या बन के आएगा, क्या निकल के आएगा आंसर। अब देखिए ये समीकरण दिया भाई, इसको हल करते पहले बॉर्डमर स्कीम अप्लाई करते हैं। 45 भाग है तो गुणा और भाग को परस्पर बदलना, यानी भाग की जगह गुणा रखना पड़ेगा। 13 माइनस है तो प्लस माइनस को बदलना है, तो माइनस किया प्लस, 286, 246 बाद गुणा है तो भाग, 2 प्लस है तो माइनस। ये समीकरण तैयार हो चुका है, इसमें बॉर्डमर स्कीम लगा दीजिए भाई, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा मेरे दोस्त, अब इसमें बॉर्डमर स्कीम लगाएंगे तो 13 गुणे 45 कितना होगा, 13 पच्चे 65 का 5 6, 13 चौका 52 6 58 यानी 585, प्लस 2 का भाग 286 में कितना हो जाएगा भाई, 14 28 2 6 143, फिर यहाँ से माइनस 68। क्लियर, 585 143 जोड़िए कितना आएगा, 5 3 8 8 4 12 के 2 1 5 1 6 1 7, 728 माइनस 68 कितना होगा, 880 72 में से 6 घटाएंगे तो आप कितना होगा, 66 यानी 660 आंसर आएगा इसका, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, सभी को समझ में आया, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर बताइए। DEFGHI और K एक गोलाकार मेज के परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोस्त इसमें भी देखिए एक गोलाकार मेज है, सेम सवाल है भाई, ठीक है। इस कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें भी 7 लोग को बैठाना है भाई, 1 2 3 4 5 6 दोस्त मेरे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 लोग को बैठाना है ना। अब देखिए एक एक लाइन को पढ़िए भाई। आई जो है यच के बाएं तीसरे स्थान बैठा है, तो आई जो यच के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है, तो यच को हम यहाँ बैठाकर यच के बाएं से तीसरे के स्थान पे, यानी आई को हम यहाँ बैठाएंगे भाई, तब जाके तीसरे के स्थान पे आएगा मेरे दोस्त। क्लियर, पहला लाइन कंप्लीट हो गया। दूसरा का लाइन देखिए, ई जो है वो जी के बाएं दूसरे स्थान बैठा है, जी के बाएं दूसरे स्थान पे ई बैठा है, तो जी को हम कहाँ बैठाते हैं, यहाँ पर मानेंगे। चलिए कहीं अपने मन से बैठा लीजिए, जी के बाएं से दूसरे के स्थान पे ई तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, फिर देखिए डी और ई के बीच केवल एच बैठा है भाई साहब। देखिए डी को यहाँ बैठा देंगे तो सवाल में देखिए डी और ई के बीच में एच बैठा है, तो डी यहाँ बैठा है, ई यहाँ बैठा है, तो इसके बीच में एच बैठ गया है भाई। लाइन कंप्लीट हो गया। के जो है वो आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी भाई के और आई निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो के तो आई तो यहाँ ऑलरेडी बैठा है, यानी के को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा। एक व्यक्ति कौन नहीं बैठा है, तो दोस्त मेरे एक व्यक्ति एफ नहीं बैठे, तो यहाँ एफ को यहाँ बैठा दीजिए। सभी 7 लोग बैठ गए। लास्ट वाली लाइन में देखिए क्या सवाल पूछा है, एफ के दाएं गिनने पर एफ और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। एफ के दाएं पे एफ ऑलरेडी यहाँ बैठा है, एफ और ई के बीच गिनने पर एफ ऑलरेडी यहाँ है, ई ऑलरेडी यहाँ है, इनके बीच में 2 लोग हैं, एक डी है और एक एच है, ये 2 लोग बैठे, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर मेरे दोस्त, किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में आप सभी को? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को। हितेश अपनी कक्षा में शीर्ष से 28वें स्थान पर तथा नीचे से 13वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 28 + 13 - 1 कितना आएगा? 1 सेकेंड, 28 + 13 - 1, 28 13 41 -1 यानी 40। तो उसकी यानी हितेश के कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी हैं, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर के क्यू आर एल का संबंध एक निश्चित प्रकार से ओ टी टी एम से है, ठीक है। उसी प्रकार एस डब्ल्यू वी एन का संबंध डब्ल्यू जेड एक्स ओ से है, तो समांतर का अनुसरण करते हुए ए सी जेड बी का संबंध दिए गए विकल्प में से किससे होगा। तो दोस्त मेरे आप सभी को जब भी दो रिलेशन पता करने के लिए बोले तो आप सभी को केवल एक रिलेशन पता करना होगा, क्योंकि भाई दोनों आप पता करने चले गए तो टाइम आपका वहीं पे वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही घंटे में हमें पूरे 80 सॉल्व को हल करना है पेपर में। के होता है 11, यस होता है 19, तो इसमें देखिए +8 लगा है। क्यू 17, डब्ल्यू 23, इसमें +6 लगा है। आर 18, भी 22, इसमें 4 लगा है। एल 12, एन 14 +2, सिंपल सा भाई +8 +6 +4 +2 लगा है। पीछे से +2 +4 +6 +8 लगा है। तो पूछा किसका है, ए सी जेड पी का, तो सेम प्रोसेस लगा दीजिए। ए सी जेड पी, ए होता है 1, तो इसमें +8 करना है। 8 1 9, 9 पे कौन होता है भाई, आई होता है। आई दिया नहीं है क्या मेरे दोस्त, 1 सेकेंड भाई, के 11 है ना भाई, 1 सेकेंड भाई चेक करते कोई दूसरा मेथड लग गया है क्या भाई। के क्यू आर एल ओ टी टी एम भाई संबंध एक सेकंड हम दूसरा चेक कर लेते भाई। ओ टी टी एम जैसे के होता है 11, ओ होता है 15, 11 4 15, क्यू 17 टी 20, दूसरा मेथड लगा दिया था भाई। +3 आर 18 टी 20 +2 एल 12 एम 13 +1। अब देखिए भाई इसमें तो +4 +3 +2 +1 लगा है भाई। अब ये रिलेशन देखिए हमें ए सी जेड पी में लगाना, हम डायरेक्ट इसका बना लेते भाई, के क्यू आर एल का, एस डब्ल्यू वी एन का। तो +4 से करना है, लास्ट +1 जाना है। अब देखिए राइट आंसर आ जाएगा ए सी जेड पी। तो +4 करना है भाई, +3 करना है भाई, +2 करना है, +1 करना है। ये 1 होता है, 1 में 4 जो 5, 5 पे ई आता है। ई से कौन सा ऑप्शन शुरू है, डी ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ई एफ बी क्यू। क्लियर हो गया भाई, 68 का डी आंसर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए दोस्त मेरे नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या बनेगा। नीचे संख्याओं के 2 समुच्चय दिए गए, संख्याओं के प्रत्येक के समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाओं के परिणाम स्वरूप संख्या प्राप्त है। जैसे देखिए 10 × 20, 20 × 40, 40 × 80, 3 × 6, 6 × 12, 12 × 24। सेम प्रोसेस पे आपको ऑप्शन देखना है, 2 का मल्टीप्लाई। 5 × 10, 10 × 20, 20 × 40 गलत है। 8 × 16 गलत है। 6 × 12, 12 × 24, 24 × 48, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए अब डी ऑप्शन देखिए 4 के 4 × 8, 4 × 12, 4 × 8, 8 × 16 होना चाहिए, लेकिन 12 गलत है, यानी सी ऑप्शन केवल राइट आंसर भाई। क्लियर। चलिए अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर क्या बनेगा। GN 14 एक निश्चित तरीके से ER 1 से संबंधित है, HP 18 उसी तरह से FT 5 से संबंधित है। समांतर का पालन करते हुए TK 4 दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। हल करेंगे मेरे दोस्त आप लोग, इस सवाल का राइट आंसर क्या निकल के आएगा। GN 14 एक निश्चित तरीके से ER 1 से संबंधित है, तो GN 14 ER 1 से संबंधित है। अब देखिए जब अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले नंबर को हल करना है। 14 से 13 यानी इसमें -13 हुआ है, 14 से 13 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। G 7 होता है, E 5 होता है, यानी इसमें -2 हुआ है। N 14 होता है और 18 होता है, तो इसमें +4 हुआ है, यानी अक्षर में -2 +4, नंबर में -13। क्लियर। अब देखिए दूसरा का भी चेक कर लेते हैं भाई। HP 18, HP 18, FT 5, देखिए 18 से 13 यानी -13 हुआ, सेम प्रोसेस है। अब H 8 होता है, F 6 होता है, तो -2, P 16, T 20, सेम प्रोसेस, -2 +4 -13, यही प्रोसेस आपको TK 4 में लगाना है। TK 4 ठीक है, -2 +4 -13, 4 में से -13 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्त मेरे। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, -9 दिखाई दे रहा है पहला ऑप्शन। 4 में से -13 घटाएंगे -9 आएगा भाई। देखिए केवल एक ऑप्शन -9 RO आ जाएगा। देखिए T20, 20 में से 2 घटाएंगे 18, 18 पे कौन आता है R, K 11, 11 4 15, 15 पे RO -9 ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को। मुंबई में हर साल आयोजित वै गंगा महोत्सव किसे संगीतमय श्रद्धांजलि है। मुंबई में हर साल आयोजित वै गंगा महोत्सव किसे संगीतमय श्रद्धांजलि है, तो आप बताएंगे भगवान राम जी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सॉल्व देखिए 72 को।
दक्षिण भारत का कौन सा सांस्कृतिक त्यौहार राजा महाबली की लोक कथाओं से संबंधित है? तो साथियों दक्षिण भारत का कौन सा सांस्कृतिक त्यौहार राजा महाबली की लोक कथाओं से संबंधित है? तो याद रखिए ओणम त्यौहार है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को। शिवाजी महोत्सव किसने आम जनता के बीच राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया? शिवाजी महोत्सव किसने आम जनता के बीच राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था? तो लोकमान्य तिलक जी ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 74 को। जो भारत के तेलंगाना की देवी महाकाली पर केंद्रित एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है, उसका नाम क्या है? जो भारत के तेलंगाना राज्य की देवी महाकाली जी पर केंद्रित एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है, उसका नाम क्या है? तो बोनालू है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई जैसे जैसे सवाल आपके पेपर में आएंगे पूरी मेहनत के साथ हम हो सके कि आपको पूरा क्वेश्चन कराएंगे अपने तरफ से। देखिए भाई पूरा मेहनत हम करेंगे भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि हम ना कराएं आपके एग्जाम के लिए, सारे क्वेश्चन अच्छे से हम कराएंगे भाई, पूरी मेहनत करेंगे। अपना मेहनत भाई बेहतरीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक किस दिन का त्यौहार है? मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला कितने दिनों का त्यौहार है भाई? तो पूरे 10 दिन का त्यौहार है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 76 को। महामगम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कहाँ मनाया जाता है? महामगम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? तो पोला त्यौहार में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 78 को। भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय कैला पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय कैला पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 79 को। बांस की छड़ियों के साथ किया जाने वाला सैला कहाँ का लोक नृत्य है? बांस की छड़ियों के साथ किया जाने वाला सैला कहाँ का ये लोक नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को। लड़कियों के विभिन्न मुखौटा का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा किस राज्य से संबंधित है? गंभीरा किस राज्य से संबंधित ये भाई लोकप्रिय नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 81 को। किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो विश्व मोहन भट्ट ने जीता। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को। प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में किसके नृत्य के रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए माधव देव पुरस्कार सम्मानित किया गया? आप सभी बताएंगे, तो ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, सत्रिया के लिए। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। असम भाई सत्रिया नृत्य काफ़ी फेमस हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए। किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला? तो किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला था? तो जाकिर हुसैन को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को। 2015 में साल्जबर्ग महोत्सव में प्रदर्शन करने वाले एक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में किससे जाना जाता है? 2015 में साल्जबर्ग महोत्सव में प्रदर्शन करने वाले एक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो अलारमेल बिली को जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को। तीजन बाई को 2003 में उनके अभिनय के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वह किस नृत्य शैली की महान प्रतिपादक है? तीजन बाई को 2003 में उनके अभिनय के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वह किस नृत्य शैली की महान प्रतिपादक है? तो साथियों आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे ये पूरे 150 सवाल आप तैयार करेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। वर्ष 2019 में कथकली नृत्य के रूप में उनके योगदान के लिए किस व्यक्तित्व ने पद्मश्री जीता था? तो ध्यान रखिएगा मिलेना साल्वी ने जीता। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 को, 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? भाई सारे सवाल चैप्टर वाइज करवा रहे हैं मेरे दोस्त, इतना मेहनत भाई हम केवल आप ही के लिए कर सकते हैं, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आप क्लास पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और लाइक जरूर कर दिएगा भाई, क्योंकि भाई मेरा भी मोटिवेट बना रहे भाई। 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो अलरमेल वल्ली को किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 को, प्रसिद्ध संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? प्रसिद्ध संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 को, छऊ लोकनृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? छऊ लोकनृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? तो पूरे 3 है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 को, नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है, कलाकार कभी भी दर्शकों को सीधे आंख नहीं मिलाता। तो किस नृत्य में भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है, कलाकार कभी भी दर्शकों को सीधे आंख नहीं मिलाता है? तो वो कौन सा नृत्य भाई? तो मणिपुरी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 को, रानी मच्छैया एक कौन से लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? रानी मच्छैया एक उम्मत 8 लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 को, त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? तो दोस्त मेरे एम बाल मुरली कृष्ण को दिया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 को हल करिए। भारत के निम्नलिखित पार्श्व गायकों में से किसे 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, उदित नारायण झा को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 को, पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, तो किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो साथियों, पंडित भजन सोपोरी किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो ये संतूर के प्रसिद्ध वादक थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 को, शतरंज के खेल का नियम कि यह किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है किस पर लागू होता है? शतरंज के खेल का नियम कि यह किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है, तो किस पर यह लागू होता है भाई? तो आप जानते हैं बादशाह पर यह नियम लागू होता है, ठीक है, कि केवल एक ही दिशा में वो वर्ग चल सकता है, वो जो बादशाह भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, प्रथम दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजित कब और कहाँ हुआ था? प्रथम दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजन कब और कहाँ पर हुआ था? तो 1984 में काठमांडू में हुआ था, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 को, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ गठन किस वर्ष में किया गया था? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ गठन 1946 में किया गया। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 को, किस शहर ने किस वर्ष में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की? तो दोस्त मेरे फ्रांस ने 1900 में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को हल करिए। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1930 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 को, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी थी? तो भारत 48 नंबर पे था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 को, टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर देश कौन था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश था? तो अमेरिका देश था भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 102 को, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है, यानी कितने फुट की होती है बैडमिंटन नेट की ऊंचाई? तो 5.1 फुट की होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 को, बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति कैसी होती है? बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति कैसी होती है? तो आयताकार होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 को,
किस वर्ष में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आईसीसी गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया था? तो वर्ष 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 को। बास्केटबॉल खेल में किसी भी समय एक टीम के कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं? बास्केटबॉल खेल में किसी भी समय एक टीम के कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं? तो टोटल 5 प्लेयर खेलते हैं भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 को। बाल बैडमिंटन में खिलाड़ी प्रत्येक गेम में किसी भी साइड द्वारा पहले कितने अंक के अतिरिक्त अन्य सभी स्कोर करने पर अपने छोर बदल लेते हैं? बताएंगे आप सभी लोग। बाल बैडमिंटन में खिलाड़ी प्रत्येक गेम में किसी भी साइड द्वारा, ध्यान रखिएगा, पहले 11 के अतिरिक्त अन्य सभी स्कोर करने पर अपने छोर बदल देते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 को देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? तो साथियों, किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? तो उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 को देखिए। विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी? तो 2 भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 को। तलवारबाजी में 2 तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तलवारबाजी में 2 तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तो बॉट कहते हैं भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 को। लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितने भाई फीट की होती है? तो 36 फीट की होती है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 को। 1928 से लेकर 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक कितने स्वर्ण पदक जीते थे? बताइए आप लोग। 1928 से लेकर 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 8 जीता था भारत ने। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 देखिए। तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? 2.13 मीटर की होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 113। ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? तो याद रखिए, थॉमस हिक्स थे भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 114 को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर कौन थी? बताएंगे आप सभी लोग। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर कौन थी? तो सकीना खातून थी भाई, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ये सवाल इंपॉर्टेंट था भाई। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 को। ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1924 में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 116 नंबर को। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी भाई? 2020 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 को। हॉकी में यदि गेंद डिफेंडर द्वारा आखिरी बार स्पर्श किए जाने के बाद बैक लाइन के ऊपर चली जाती है तो क्या दिया जाता है? हॉकी में यदि गेंद डिफेंडर द्वारा आखिरी बार स्पर्श किए जाने के बाद बैक लाइन के ऊपर चली जाती है तो क्या दिया जाता है? तो दोस्त मेरे, लॉन्ग कॉर्नर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 को। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था? बताइए। नीरज चोपड़ा जी ने कितने मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था? तो 87.58 मीटर के थ्रो पर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 119 को। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? बताइए। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो 2। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 120 नंबर को। प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में किस सन में खेली गई थी? प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में किस सन में खेली गई थी? तो 1938 में।
सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 121 को, निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? तो लिएंडर पेस थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 122 नंबर को, बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो साथियों बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा 16 मीटर की होती है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 123 को, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितने इंच की होती है? क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई 28 इंच की होती है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 124 नंबर को, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता? तो साथियों किस वर्ष के ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो 1960 के। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर क्या बनेगा? बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? बास्केटबॉल में जो एक फ्री थ्रो होता है ना, वो कितने अंकों का होता है? तो केवल 1 अंक का होता है भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 126 नंबर को, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितने फीट की होती है? तो 8 फीट की होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 127 नंबर को, क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी क्या है? क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी कितनी है? तो 1.22 मीटर की। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट 128 देखिए, फील्ड हॉकी खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति है? फील्ड हॉकी खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 129 को, स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन कौन था? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, विल्सन जोन्स थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 130 नंबर को, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो मेरे दोस्त 6 पदक। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 131, 1986 के एशियाई खेल जो कि सियोल दक्षिण कोरिया में खेले गए थे, उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? बताइए, 1986 के एशियाई खेल जो कि सियोल दक्षिण कोरिया में खेले गए थे, तो भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो ध्यान रखिएगा 5 स्वर्ण पदक भारत ने जीते। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 102 को, टेन पिन ये किस खेल को संदर्भित करता है भाई? टेन पिन किस खेल के संदर्भित को ये करता है? तो दोस्त मेरे बॉलिंग को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 133 को, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है? आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है भाई? तो चांदी है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 134 को, द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहम्मद अली है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 135 को, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है? तो साथियों क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है, तो आयुष्मान खुराना का। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 136 नंबर को, निम्नलिखित में से सीता एन इलिस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? सीता एन इलिस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो देवदत्त पटनायक है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 137 नंबर को, मिडनाइट चिल्ड्रेन निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है? मिडनाइट चिल्ड्रेन किस लेखक का उपन्यास है? तो ये सलमान रुश्दी का है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट 138 देखिए, निम्नलिखित में से हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? तो साथियों राग दरबारी के लेखक कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 139 को, निम्नलिखित में से किसे आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 140 को, निम्नलिखित में से कौन से विशेष कोड टू विन के लेखक हैं? तो साथियों विशेष कोड टू विन के लेखक इनमें से कौन है? तो निरुपमा यादव हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 141 को, कौन द एनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पुस्तक लेखक है भाई? बताइए इनमें से कौन द एनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पुस्तक के लेखक है भाई? तो ध्यान रखिएगा विलियम डिल रिम्पल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। अगला सवाल को देखिए 142 नंबर को, तुलसीदास जी द्वारा रामचरित मानस का पहला मुद्रित संस्करण किस शहर से 1810 में प्रकाशित किया गया था? तो ये कलकत्ता से 1810 में प्रकाशित किया गया, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। 143 नंबर को देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिंग गांधी के लेखक है? तो साथियों बिंग गांधी के लेखक इनमें से कौन है? तो पारो आनंद है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 144 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन अ वुमेन इज नो मैन नामक पुस्तक के लेखक है? तो साथियों इनमें से कौन ए वुमेन इज नो मैन नामक पुस्तक के लेखक है? तो एटॉफ रम है भाई, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 145 को, निम्नलिखित में से कौन 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी पुस्तक के लेखक हैं? तो भाई 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी पुस्तक के लेखक हैं। तो ध्यान रखिएगा भाई फकीर हसन है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 146 को, निम्नलिखित में से कौन कंठपुरा पुस्तक के लेखक है? तो साथियों कंठपुरा पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो राजा राव हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 147 को, आरबीआई ने किस इक्विटास होल्डिंग्स को लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी दी थी? तो साथियों आरबीआई ने किस वर्ष इक्विटास होल्डिंग्स को लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी दी थी? तो वर्ष 2016 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 148 को, भारत में साख निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में साख निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो व्यावसायिक बैंक के द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 149 को, अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है? तो अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है? तो दोस्त मेरे वो ग्रेसम का नियम कहती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्त मेरे लास्ट अगला सवाल को देख लीजिए भाई 150 नंबर को, भगवती समिति 1973 ने इसने किस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? जो भगवती समिति था 1973 इसने एक पर रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो किस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बेरोजगारी पर। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फाइनली साथी 150 साल कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त, बहुत मेहनत के बाद कंप्लीट हुआ है। गला भाई एकदम बैठ चुका है। अब बताइए कि आप सभी का 150 साल में से कितना साल कंप्लीट हुआ? तो सबसे पहले उम्मीद करूंगा कि आपने पूरे 150 साल को कंप्लीट किया होगा। 150 के 150 साल कंप्लीट कर लिए होंगे। यदि किसी भी सवाल पे आपको डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लगातार मेहनत चल रही है भाई, जीडी एग्जाम इस पर पार होनी चाहिए किसी भी हाल किसी भी सूरत में। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ एक और नए क्लास, क्योंकि एक और नई क्लास बनाना है भाई। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, और आप सेशन को जितना हो सके उतना शेयर करिए भाई, क्योंकि आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब और शेयर हमें तो मोटिवेट करता है कि आपके लिए हम इतना मेहनत कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।